मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के असरोगा टोल प्लाजा पे मौजूद हूं और आज हमारे साथ आपको कुछ भीड़ दिख रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हमारे शौकत भाई हैं, आज यहाँ पर आए हुए हैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए और यहाँ इन्होंने इस टोल प्लाजा के पास में अपनी जनसभा को संबोधित किया। तो आइए थोड़ा टहलते टहलते इनसे पार्टी पे चर्चा हो जाए कि जो 2022 का आगामी चुनाव आने वाला है, तमाम सियासी पार्टियां जनता को लुभावने लॉलीपॉप दे करके लुभावने क्या कहते हैं उनको वादे बता करके इस समय 2022 में फिर इलेक्शन लड़ेंगी और देखा जाएगा कि 2022 में जो यूपी की सरकार कुर्सी है मुख्यमंत्री की, उस पर कौन काबिज होगा और कौन बैठेगा। तो सबसे पहले हमारा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि जो 2022 का इलेक्शन होगा यहाँ पे, उस पर आपकी पार्टी MIM कितनी सीटों पर क्या कहती है चुनाव लड़वाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और उन 100 सीटों पर हम काम भी कर रहे हैं। हम तो शुरू में ये चाहते थे कि बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत अलायंस बने, क्योंकि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी बीजेपी को नहीं रोक पाई। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया। तो मुसलमान वोटों का बिखराव ना हो, चूँकि एक मुसलमान ही वोटर ऐसा है उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में, कि वो कभी बीजेपी को वोट नहीं डालता, बीजेपी को रोकने के लिए वोट डालता है। तो हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत अलायंस बने तो बीजेपी को रोका जा सकता है और उस अलायंस का हिस्सा MIM पार्टी हो, क्योंकि MIM पार्टी के बगैर अगर कोई गठबंधन बनता है तो वो गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आवाम को वो धोखा दे रही है। बगैर MIM के कोई भी गठबंधन बनता है तो वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। तो इसलिए हमने पूरी आपकी एक बात काटते हुए एक बात कहूँगा कि यूपी में मुसलमान अल्पसंख्यक 18% है, यादव 7% से 8% है, लेकिन जो यूपी का मुख्यमंत्री है, मैं क्या कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी, ये 7% और 8% यादव हो करके यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 19% मुसलमान अल्पसंख्यक हो करके ये उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाता। क्यों? रीज़न क्या है? देखिए, यही लड़ाई है हमारी, यही हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया है और जवाब भी आपने दे दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि इस प्रदेश में बसने वाले हर समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में एक डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि मुसलमानों का वोट हमें मिल जाए और वोट हासिल करती हैं, इक़्तिदार भी पा लेती हैं, लेकिन मुसलमानों के हिस्से में हमेशा मायूसी लगती है। नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ, सरकारी नौकरियों में मुसलमान नहीं है, मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं है, मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है, मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, वो हाई स्कूल तक जाते जाते बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके घरों में तंगी है, खुशहाली नहीं है, बदहाली है, पैसे नहीं है, माँ बाप गरीब हैं, तो वो कमाने के लिए कम उम्र में बच्चा चला जाता है बाहर, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमको जब सरकारें बनती है तो कभी बेरोज़गारी भत्ते के नाम पे 500 रुपये, कभी रोज़गार के नाम पर ई-रिक्शा, तो इस तरीके के चीज़ें हमारे साथ। और इलेक्शन से पहले ये लोग अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों से बड़े बड़े वादे, रिजर्वेशन के वादे और हमारे इलाकों में फ्री कोचिंग सेंटर, अच्छे स्कूल, उर्दू मीडियम के स्कूल, तो इस तरीके की बातें ये लोग सिर्फ करते हैं। लेकिन सरकार आने के बाद आपने देखा कि समाजवादी की हुकूमत में सिर्फ एक मखसूस तबके के साथ इंसाफ होता है और सारी सहूलत उन्हीं को मिलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, टोटल उन्हीं के हक़ में जाती है, मुसलमान महरूम रहता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और कहना चाहेंगे कि जब आप कोई अपनी जनसभा करते हैं, चाहे आप जाते हैं चाहे ओवैसी साहब जाते हैं, तो उसमें आप केवल एक
मुसलमान को ही लेकर के क्यों चलते हैं? आप अदर कास्ट में भी बहुत गरीब लोग हैं, उसमें भी शोषित हैं, वंचित हैं, उसके बाद में आप केवल मुसलमान को ही क्यों लेकर के चलते हैं? सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान दलित से बदतर है। मोटरसाइकिल से 3 लोग गिर गए, ज़्यादा जो ज़ख्मी है उसको आप अस्पताल ले जाएंगे या कम ज़ख्मी वाले को पहले ले जाएंगे? जो ज़्यादा ज़ख्मी है, जिसकी जान जाने का ख़तरा है, आप उसको। मुख्य धारा से मुसलमान कट चुका है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। इसकी सिर्फ एक वजह है, हर समाज का अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, हर समाज का अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, लेकिन मुसलमानों का नहीं हुआ। वही तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों का भी राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तब जाकर के इसको इंसाफ मिलेगा। दलितों के साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना डंडा, अपना झंडा, काशीराम मायावती को अपना नेता माना। आज उन्होंने जब सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली तो अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल दिया। उसके पहले वो इंसाफ मांगते थे, नहीं मिलता था। अच्छा, एक बात और कहेंगे कि जैसे कि आपने देखा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, जितनी भी सारी पार्टियों में मुसलमान हैं, किसी में 2%, किसी में 5%, इस तरीके से हैं। वजह क्या है कि MIM के साथ सारे मुसलमान एक झंडे के नीचे क्यों नहीं? देखिए, आएंगे, मुसलमानों के पास अल्टरनेट नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज़ादी के बाद से मुसलमान कभी जनसंघ को रोकने के लिए कांग्रेस को डाला और कभी समाजवादी को, बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी, BSP को डाला। क्योंकि इन तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का, जैसे मैंने कहा, कि इस्तेमाल किया, लेकिन मुसलमान अब उस चीज़ को समझ रहा है। नौजवान इस प्रदेश का करवट ले रहा है, मुसलमान करवट ले रहा है और बड़ी तेज़ी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हमारे पास मजबूत लीडरशिप नहीं थी, आज हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में एक मजबूत लीडरशिप है और जो हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ लोकसभा के अंदर मजबूती से उठाते हैं, चाहे वो TV डिबेट हो, चाहे वो जनसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। वक्त के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए जो वज़ीर होते हैं उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, मुसलमानों के हुकूक़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। तो यकीनन मुसलमान उस चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है और जाएगा, तेज़ी से आ रहा है हमारी तरफ। अच्छा, जैसे कि सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और ये आकर के क्या कहते हैं भाजपा को मजबूत करते हैं, तो इसलिए इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? काशीराम जी को भी यही बात कही गई थी जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। तो जो दलित पुराना कांग्रेसी था तो वो दलित यही बात कहता था कि काशी आया है, कांग्रेस को हरा देगा। लेकिन काशीराम जी ने अपने रास्ते को तब्दील नहीं किया, काम करते रहे। उन लोगों की उन बातों पे उन्होंने गौर भी नहीं किया। वो देखिए, वो मुस्लिम समाज के वो लोग हैं जो आज 20 साल 25 साल से समाजवादी पार्टी में हैं। उनका अपना ज़ाती मफाद है, किसी को खड़ंजे का, पड़ंजे का, नाले का ठीका चाहिए, किसी को अपना घर एक स्टोरी से 2 स्टोरी बनवाना है। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तरीके के एलिगेशन वो MIM पर इसलिए लगा रहा है कि अगर MIM ताकत में आ जाएगी तो उसकी वो जो दलाली की दुकान है वो बंद हो जाएगी। नहीं, MIM की एक ताकत तो है, पूरे इंडिया में MIM एक ताकत है अपने आप में, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो उसको छोटी ताकत कह लीजिए या बड़ी ताकत। मैं छोटी ताकत नहीं कहकर उसको मैं बड़ी ताकत कहूँगा, इंशाअल्लाह और बड़ी बनेगी। ओवैसी साहब जहाँ कहीं भी भाषण देते हैं, आता तो है कि नाम विवादित भाषण देते हैं, लेकिन मुकदमा एक भी नहीं होता। ऐसा क्यों? नहीं, जब विवादित होगा तो मुकदमा होगा ना। वो लायर है। लोग कहते हैं कि विवादित बयान दिए। भाई देखिए, 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मोदी जी को नोटिस दिया, अमित शाह को नोटिस दिया, राहुल गांधी को नोटिस दिया, मायावती को नोटिस दिया, लेकिन ओवैसी साहब को नोटिस नहीं दे पाए। ओवैसी साहब पढ़े लिखे नेता हैं, शब्दों का चयन करना उनको बखूबी आता है। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, ओवैसी साहब संविधान के जानकार हैं। अब ये लोग जो संविधान को नहीं जानते, सिर्फ बात करते हैं बाबा साहेब की और संविधान, लेकिन संविधान के किसी आर्टिकल को नहीं पढ़ा है, तो एक काबिल शख्स जब बात करता है ना, तो वो शब्दों का चयन, अल्फाजों को चुन करके बोलता है।
और वो सारी बात बोलता है जो आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से बोलता है। मैं भी हर बात बोलता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 7 सालों में मेरे ऊपर भी एक सिंगल FIR नहीं हुई। क्या आने वाले टाइम में 2022 में आपका किसी पार्टी से कंप्रोमाइज होगा? ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल हम एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं, भागीदार वो शोषित वंचित समाज मोर्चा। उसमें हम 10-12 छोटे छोटे दलों को लेंगे और लेकर के कन्वीनरशिप अपने हाथ में रखेंगे। 100 सीटों पे हम लड़ेंगे, 303 पे हमारा मोर्चा लड़ेगा। एक लास्ट सवाल, आप 100 सीटों पर ही क्यों लड़ेंगे? हाँ देखिए, हर आदमी अपने ताकत के हिसाब से काम करता है। मुझे भूख 1 रोटी की है तो मैं 10 रोटी तो नहीं खा पाऊँगा, या मेरी औकात 2 रोटी की है तो मैं 20 रोटी तो नहीं खा सकता ना। तो हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज नहीं है, कम है। जब हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, इंशाल्लाह 403 पे लड़ेंगे। बस एक छोटा खुलासा कीजिए, जो 100 सीटें लड़ेंगे वो वही सीटें हैं जहां मुस्लिम क्षेत्र हैं या कि उसके अलावा भी हैं? देखिए, इस मरतबा MIM पार्टी एक नया काम करेगी जो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। हम सुरक्षित सीटों पर भी अपने दलित भाइयों को टिकट देंगे और जिता करके इंशाल्लाह लाएंगे। और मैं ये आपसे नहीं अभी डिस्क्लोज़ कर सकता कि हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे, लेकिन हाँ ये आपसे कहूँगा कि सुल्तानपुर भी लड़ेंगे, फैज़ाबाद भी लड़ेंगे, इलाहाबाद भी लड़ेंगे, कानपुर भी लड़ेंगे, लखनऊ भी लड़ेंगे, बरेली भी लड़ेंगे, मुरादाबाद भी लड़ेंगे, सहारनपुर भी लड़ेंगे, शामली भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। लेकिन ये नहीं बता सकता अभी कि मैं वहाँ पर कौन कौन सीट पे लड़ेंगे। जी शुक्रिया। ये थे जनाब शौकत साहब, जो इन्होंने अपनी बातों को बखूबी हमारे चैनल पे बताया और देखा आप लोगों ने किस तरीके से उन्होंने किया। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारा चैनल हर पल न्यूज़ सुल्तानपुर, आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कैमरामैन मोहम्मद मुफीद के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर पल न्यूज़ सुल्तानपुर।